Good morning to all of you. Today we will study the next chapter, that is the mechanical properties of the solids. देखिए, आज हम नए चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे जो कि रिलेटेड है आपके पास सॉलिड, लिक्विड और गैसेस से। देखिए, सबसे पहले बात की जाती है इलास्टिसिटी। देखिए, इलास्टिसिटी क्या होती है? ये एक प्रॉपर्टी होती है सॉलिड की, जिसके कारण वो क्या करता है, अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में क्या करता है, रीगेन कर लेता है अपनी शेप को, साइज़ को, जब उसके ऊपर हम कोई डिफॉर्मिंग और एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। ठीक है, देखो बड़ी सिंपल सी बात है। यदि आपने क्या स्प्रिंग लिया और उसको आपने क्या किया, स्ट्रेस किया, उसको डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई, मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगाई, तो वो क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा। लेकिन जैसे ही उसको आप छोड़ेंगे तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को क्या करेगा, रिगेन कर लेगा। ये जो प्रॉपर्टी होती है स्प्रिंग की, उसको क्या बोला गया, इलास्टिसिटी है। मतलब उसके पास क्या है, इलास्टिसिटी है। इसी तरह से आपके पास इलास्टिक होता है। इलास्टिक को जब आप क्या करते हैं, खींचते हैं, तो आपके पास उस वो एक्सटेंशन हो जाती है। ठीक है, और फिर वो आप थोड़ी देर अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। ये जो प्रॉपर्टी होती है उसको क्या बोल देते हैं, इलास्टिसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास आती है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होती है। देखिए, ये डेफिनेशन आपके पास लिखी गई है यहाँ पे बताया गया है कि ये बॉडी इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक इफ इट कंप्लीटली रिगेन इट्स ओरिजिनल फॉर्म व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज रिमूव्ड। मतलब मैंने पहले बताया कि आपने इलास्टिक लिया, उसको आपने क्या किया, खींचा और उसको आपने छोड़ दिया। जब आपने खींचा था उसको, तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या था, उसके पास क्या था, डिफॉर्मिंग फोर्स लगी थी। और जब उसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगी थी, उसकी शेप चेंज हो गई थी। लेकिन जैसे आपने डिफॉर्मिंग फोर्स वहाँ से रिमूव की, तो रिमूवल के बाद अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वो आ गया। ठीक है, आगे ये बताया गया है, लेकिन सिंस नो मटेरियल कैन रिगेन कंप्लीटली इट्स ओरिजिनल फॉर्म, द कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्टली इलास्टिक बॉडी इज ए ओनली एन आइडल कॉन्सेप्ट। ये हमारा एक आइडल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है इस यूनिवर्स में जो परफेक्टली क्या हो, इलास्टिक हो। ठीक है, एक क्वार्ट्ज आपके पास होता है, क्वार्ट्ज फाइबर जो होते हैं, वो नियर अबाउट जो आपके परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज को हम कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है प्लास्टिक बॉडी। देखिए, प्लास्टिक बॉडी क्या होती है आपके पास, प्लास्टिक आप लोगों ने देखा होगा कि प्लास्टिक क्या होता है। तो प्लास्टिक, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या होती है, ए बॉडी इज सेड टू बी परफेक्टली प्लास्टिक इफ इट डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल फॉर्म इवन स्लाइटली व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। जैसे हमने क्या किया, प्लास्टिक लिया और प्लास्टिक को थोड़ा सा हीट कर दिया। जब प्लास्टिक को हीट करेंगे तो और उसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे, तो प्लास्टिक की शेप क्या करेगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये जब उसकी शेप चेंज हो जाएगी, उसकी शेप तो चेंज हो जाएगी, लेकिन क्या वो ओरिजिनल पोजीशन में आ पाएगा, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पाएगा। सिंस एवरी मटेरियल पार्टली रिगेन इट्स ओरिजिनल फॉर्म ऑन द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। जब आप उससे डिफॉर्मिंग फोर्स थोड़ी सी हटा देते हैं, तो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वो आ जाता है। सो इट इज़ ओनली एन आइडल कॉन्सेप्ट। एंड इसके लिए मैंने एग्जांपल लिया, पैराफिन बैग्स आ गया, वेट क्ले एटसेट्रा। ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके पास परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी के हैं। ठीक है, आगे देखिए, आपके पास आगे आता है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होती है, ये आपके पास प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज रिमूव्ड इज कॉल्ड एयर प्लास्टिक बॉडी। मैंने पहले बताया आपके पास प्लास्टिसिटी क्या होती है। जैसे प्लास्टिक लिया आपने, उसको हीट किया, हीट करके ऊपर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दी, फिर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दी, तो भी क्या हुआ, वो प्लास्टिक अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आया। तो ये जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके पास आ रहे हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के। अब देखिए, स्ट्रेस को आपने यदि लर्न करना है तो बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है इसकी। आपने फोर्स को एरिया के साथ डिवाइड करना है। जब आप फोर्स को एरिया के साथ डिवाइड करेंगे, ये फोर्स आपके पास आ रही है एक्सटर्नल फोर्स, और एरिया को जब आपने डिवाइड कर दिया, तो आपके पास इन दोनों की जो रेशो होगी उसको बोल देंगे आप स्ट्रेस। तो आप स्ट्रेस को ऐसे डिफाइन करेंगे, द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड हियर स्ट्रेस। रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा ही इक्वल और अपोजिट होती है डिफॉर्मिंग फोर्स के। मान लिया आपने स्प्रिंग लिया और स्प्रिंग को आपने कंप्रेस किया। जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या होगा, आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा दी या डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दी और उसको अपने एरिया के साथ डिवाइड कर दिया, तो आपके पास बन जाएगी स्ट्रेस। अभी जो स्ट्रेस है वो आपके पास किसके बराबर आएगी, फोर्स अपॉन एरिया के। फोर्स की यूनिट आएगी न्यूटन और एरिया की यूनिट आएगी मीटर स्क्वायर, और इन दोनों की जो रेशियो लेंगे वो आपके पास आएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। अभी आपने इसका डिमेंशन फार्मूला निकालना है, तो डिमेंशन फार्मूला निकालने के लिए फोर्स का डिमेंशन फार्मूला आप लिखेंगे MLT-2 और इसको एरिया के डिमेंशन फार्मूला से डिवाइड करेंगे L स्क्वायर से, तो आपके पास एक पावर कम हो जाएगी, तो आपके पास आएगा ML-1T-2। तो ये आपके पास डिमेंशन फार्मूला किसका आ गया, स्ट्रेस का। अभी स्ट्रेस के कुछ टाइप्स होते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम नॉर्मल स्ट्रेस की। स्ट्रेस बड़ा ही सिंपल एग्जांपल है। यदि मैं अभी ये मेरे पास एक स्केच पेन है, इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो जब मैं ये फोर्स लगा रहा हूँ तो भी मैं क्या कर रहा हूँ, इस पेपर पे स्ट्रेस दे रहा हूँ। तो जब इस तरह से नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली कोई फोर्स लगेगी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो जो स्ट्रेस बनेगी वो आपके पास बनेगी नॉर्मल स्ट्रेस। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन भी लिखी गई है नॉर्मल स्ट्रेस की। ये लिखा गया है, इट इज डिफाइंड एज द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। जब आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स लगती है पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी, तो आप उसको बोल देते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। अभी नॉर्मल स्ट्रेस के दो टाइप्स होते हैं, एक टेंसाइल स्ट्रेस होती है और दूसरी आपके पास क्या आती है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द रिस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी। मतलब पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, वो क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर परपेंडिकुलरली जब फोर्स लगेगी तो वो आपके पास बनेगी टेंसाइल स्ट्रेस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है मेरे पास, वो कॉन्सेप्ट आ रहा है मेरे पास कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होती है। देखिए मैंने बता दिया टेंसाइल स्ट्रेस जो होती है वो फोर्स अपॉन एरिया होती है, एफ को आपने ए के साथ डिवाइड कर दिया। अभी कंप्रेसिव स्ट्रेस भी यही होती है, लेकिन उसमें कंप्रेशन की बात आती है। बड़ी सिंपल सी बात है, आपने क्या काम किया, आपने कोई ब्रेड ले लिया। अब ब्रेड को आप क्या करते हैं, प्रेस करते हैं सभी कॉर्नर से। जब आप उसको आप कंप्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो स्ट्रेस बनेगी वो कंप्रेसिव स्ट्रेस बनेगी। तो आप कंप्रेसिव स्ट्रेस को बोलेंगे इट इज डिफाइंड एज द रिस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी। मतलब आपने जब फोर्स को एरिया के साथ डिवाइड कर दिया तो वो जो स्ट्रेस आएगी उसको बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस, मतलब कंप्रेस कर रहे हैं आप किसी चीज को। नेक्स्ट स्ट्रेस आती है आपके पास टेंजेंशियल स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग अलोंग द टेंजेंट टू द सरफेस टू द एरिया ऑफ द सरफेस। मीनिंग क्या हुआ कि टेंजेंशियल स्ट्रेस को शेयरिंग स्ट्रेस से डिवाइड करेंगे, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। इसके लिए बड़ा सिंपल सा एग्जांपल आपके पास, यदि आपके पास कोई बॉक्स है, जब आपके पास कोई बॉक्स है और उस बॉक्स के ऊपर मतलब खाली बॉक्स है आपके पास जो कि कार्डबोर्ड का बना है, और आपने क्या किया, कॉर्नर से उसको फोर्स लगाई, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई, तो ऑटोमेटिकली उसकी शेप चेंज कर जाएगी। जब उसकी वो शेप चेंज कर जाएगी तो उसको बोलेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस बोल देंगे। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल आपके, नेक्स्ट स्ट्रेस आपके पास आती है वर्क स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेस। देखो नाम से इंडिकेट है कि आपके पास किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम के ऊपर स्ट्रेस पड़ेगी, या तो पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया, मान लिया कि आप लोगों ने क्या कर दिया, कोई बैक्स का बॉल ले लिया, और जब आपने बैक्स के बॉल को आपने किसी लिक्विड में रखा तो वो ऑटोमेटिकली सभी कॉर्नर पे क्या करेगा, उसके सभी कॉर्नर पे फोर्स एक्सर्ट होगी। जब वो जो फोर्स होगी उसको बोलेंगे वर्क स्ट्रेस। और इसको आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन ए फ्लूइड। कोई ऑब्जेक्ट आपने ले लिया और उसको अपने फ्लूइड में एक्सर्ट कर दिया, चाहे वो लिक्विड है चाहे वो गैस है, तो फ्लूइड क्या करेगा, फोर्स को एक्सर्ट करेगा उस सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर। एज एज ए रिजल्ट ऑफ दिस वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा, एंड द ऑब्जेक्ट इज अंडर द स्ट्रेस दैट इज नोन एज अ वर्क स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेस। तो ये एग्जांपल आपके पास है, ये आपके पास कोई बॉडी थी आउटसाइड थी लिक्विड के, फिर आपने उसको इसके बीच में रख दिया तो आपके पास ये इमर्ज होगी फ्लूइड में। फिर आप इसको दूसरे तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं कि वर्क स्ट्रेस जो है वो फोर्स अपॉन एरिया की रेशो होती है। जब फोर्स को किसी पर्टिकुलर एरिया के साथ आप डिवाइड करते हैं तो वो जो स्ट्रेस होती है उसको क्या बोल देते हैं, वर्क स्ट्रेस। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट आपके पास आता है स्ट्रेन। स्ट्रेन की डेफिनेशन बड़ी ही इजी है, आप ये बोल लेंगे कि स्ट्रेन क्या होती है, रेशो होती है। स्ट्रेन जो होती है वो रेशो होती है, और किस किस की होती है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। मान लिया कि आपके पास कोई वायर है और उस वायर को आपने हीट किया, जब उस वायर को हीट करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगी, एक्सटेंशन हो जाएगी। जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो उसकी लेंथ क्या करेगी, चेंज करेगी। तो आप सिंपली ये बोल सकते हैं कि उसके डायमेंशन चेंज करके, डायमेंशन चेंज करने में कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी। तो जो स्ट्रेन होती है वो रेशो होती है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन।
इन दोनों की जो रेशो होती है उसको बोल देते हैं स्ट्रेन। तो यहाँ पे आपके पास ये डेफिनेशन लिखी है, द रेशो ऑफ द चेंज इन द configuration that is shape, length or volume to the original configuration of the body is called your strain। तो strain आपके पास होती है change in configuration upon the original configuration। it has no unit, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। आगे देखिए टाइप्स ऑफ स्ट्रेन क्या होते हैं। मेरे पास 3 तरह के स्ट्रेन के टाइप्स होते हैं। पहला आता है लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन, दूसरा आता है वॉल्यूम स्ट्रेन। अभी लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन में एल का मीनिंग हुआ लेंथ, तो आपके पास ये डिफाइन किया गया, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चेंज इन द लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी। लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन आपके पास आ गया चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, जो आपके पास ये रेशियो आई इसको क्या बोला गया, लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन, और इसको आप लिखेंगे डेल्टा एल अपॉन एल। इसी तरह से वॉल्यूम स्ट्रेन की बात करें तो वॉल्यूम स्ट्रेन जो होती है इसको आप डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द, उसको डिफाइन करेंगे रेशियो ऑफ द चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। मान लिया कि आपके पास, मैंने बताया कि ब्रेड आपके पास, तो उसका कोई ना कोई वॉल्यूम होगा। जब आपने उसको कंप्रेस कर दिया तो उसका वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो जब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो उन दोनों की रेशियो लेंगे, और उन दोनों की जो रेशियो होगी इसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेन। तो वॉल्यूम स्ट्रेन आएगी माइनस डेल्टा वी अपॉन वी के बराबर। तो यहाँ पे बोला गया है कि डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम होगा, जिसको वी नोट माइनस वी बोलेंगे, और वी नोट क्या होगी, ओरिजिनल वॉल्यूम होगा, वी वॉल्यूम ऑफ द बॉडी होगा अंडर वर्क स्ट्रेस, तो वॉल्यूम स्ट्रेन बनेगा माइनस डेल्टा वी अपॉन बी के। और यहाँ पे नेगेटिव साइन ये शो करता है कि इस बॉडी पे क्या लग रही है, वॉल्यूम स्ट्रेन पड़ रही है। ठीक है जी। आगे हमारे पास आता है जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है शेयर स्ट्रेन। देखो शेयर स्ट्रेन का बड़ा ही सिंपल एग्जांपल है कि आपने कार्डबोर्ड का एक बॉक्स लिया और उसके ऊपर, जो कि कार्डबोर्ड मतलब जैसे गत्ते का बना है, उसको आपने उसके ऊपर फोर्स लगा दी। जब आपने उसके ऊपर फोर्स लगाई तो ऑटोमेटिकली जब आपने फोर्स लगाई तो उसकी शेप क्या कर गई, चेंज कर गई। जब उसकी शेप चेंज की है वहां पे, तो इसको आपने डिफाइन किया, इट इज डिफाइंड एज द एंगल थीटा थ्रू विच द फोर्स ऑफ ए बॉडी ओरिजिनली परपेंडिकुलर टू द फिक्स्ड फोर्स इज टर्न्ड एंड इट इज अंडर द शेयरिंग स्ट्रेस। मतलब आपने किस एंगल के साथ उसके ऊपर फोर्स लगाई है तो उसको बोलेंगे शेयरिंग स्ट्रेन। तो ये आपके पास होती है tan थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल। तो आपने tan थीटा को अप्रॉक्सीमेटली क्या बोल दिया, थीटा, तो थीटा आपके पास हो गया एक्स अपॉन एल के। नेक्स्ट लॉ दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, दैट इज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ बड़ा ही सिंपल है। आप लोगों ने एक स्प्रिंग देखा होगा, स्प्रिंग बैलेंस जिसको बोलते हैं। ठीक है, आपने क्या काम किया, उस स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर दी, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दी। जब आपने उस पे कोई फोर्स लगा दी तो आपने जितना वेट उसके ऊपर हैंग किया था उसमें उतनी ही एक्सटेंशन हुई। तो यहाँ पे ये बोला गया अकॉर्डिंग टू दिस लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। जो स्ट्रेस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, स्ट्रेन के। तो यहाँ पे बोला गया स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। बोलने का मीनिंग क्या हो कि जितनी आपने फोर्स लगाई थी उतनी उसमें क्या करके लेंथ में चेंज आया। जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो आपके पास क्या आता है, कॉन्स्टेंट। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इन टू स्ट्रेन होगी। तो स्ट्रेस को आपने डिवाइड किया स्ट्रेन से, तो ये आपके पास आ गया कॉन्स्टेंट। और ये जो कॉन्स्टेंट होता है इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड योर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसको हम डिफाइन करेंगे, ये रेशियो होती है किसकी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन की। अभी देखिए इसकी यूनिट की बात करते हैं तो इसकी यूनिट आएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन फार्मूला आएगा ml-1 t-2। ठीक है, बाकी जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।